हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8। ये इस वाली बुक का लास्ट चैप्टर है और अभी तक हमने पूरी बुक कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, मतलब कि पुराना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा रहता था। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। यस, you must have heard or read that travelers from various regions have different climates and cultures begin to visit parts of India from early times। आपने ज़रूर सुना होगा कि बाकी देशों से बहुत सारी जगहों से आके लोग किसको मतलब कि अलग अलग जगह से लोग आके कहाँ पे आते थे, इंडिया में आते थे विज़िट करने। टू दैम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर। उनके लिए जो इंडिया था वो एक वंडर लैंड था, मतलब बहुत सारी ऐसे वंडरफुल चीज़ें जो हैं वो इंडिया में देखते थे। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफीज, आर्ट, एग्रीकल्चर एज well as its educational practices had spread far and wide। जो इंडिया था उसकी कल्चर, उसकी वेल्थ, रिलीजन, हमारे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, फिलोसफीज़, आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह वगैरह, कहाँ पे मतलब कि वो उनकी जो मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। The education system of ancient time was regarded as a source for the knowledge। पुराने ज़माने का जो एजुकेशन सिस्टम था वो किसके बेस पे था, मतलब कैसा रिगार्ड किया जाता था कि उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती थी। ट्रेडिशंस था वो हमारे, प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड एनकरेज ह्यूमैनिटी। ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जो कि क्या करता है, एनकरेज करता था किसको, ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी क्या होती है, मानवतावाद। ओके, सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे फीचर्स हैं। आप कौन कौन से फीचर्स हैं चलो जानते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड्स, ऋग्वेदा के टाइम से और एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ओवर द पीरियड एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ। मतलब कि जो हमारा पुराना जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो इंडिविजुअल का क्या करता था, फोकस करता था किस पे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो गया, इनर बॉडी का भी और आउटर सेल्फ का भी। द सेल्फ फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वो किस पे फोकस करता था, वो बस हमारी नॉलेज पे फोकस नहीं करता था, वो किस पे, हमारे मॉरल्स पे, हमारी फिज़िकल हेल्थ पे, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पे, हमारे इंटेलेक्चुअल्स पे, सब पे जो है वो फोकस करता था। इट एम्फसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच ए ह्यूमैनिटी। ये हमें क्या सिखाता था, हमें ह्यूमैनिटी सिखाता था कि हमें लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल वाली चीज़, ट्रूथफुलनेस, कैसे सच बोलना चाहिए हमेशा, डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द क्रिएशंस, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता था, अप्रिशिएट करना सिखाया जाता था कि ह्यूमन और नेचर, मतलब कि इंसान और नेचर, प्रकृति का हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेंट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषदास। टीचिंग्स जो थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वेदास और उपनिषदास के ऊपर। फुलफिलिंग ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सेल्फ, खुद की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हुए, फैमिली एंड सोसाइटी, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी की ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए क्या सिखाते थे, वेदास और उपनिषदास में से हमें सिखाते थे। दस एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और ऐसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो सारे एस्पेक्ट्स को अपने अंदर समा लेता था। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो दोनों चीज़ों पे फोकस करता था। किस किस दोनों चीज़ों पे, एक तो इंटेलेक्चुअल लर्निंग पे जो हम लोग सीखते हैं, आज भी सीखते हैं, और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी। इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस वॉज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी
हेल्दी बॉडी। मतलब कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस पे फोकस करता था, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी पे। You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary of life। आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था, प्रेगमेटिक, अचीवेबल था और लाइफ को साथ में चलते हुए, मतलब लाइफ के साथ साथ ही एजुकेशन होती थी। सोर्सेस ऑफ एजुकेशन, अब हमारे पास क्या क्या सोर्सेस थे एजुकेशन के। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाज द एजुकेशन ऑफ वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषदास एंड धर्मसूत्रास। देखो जैसे आज हमारी बुक्स होती हैं आज के टाइम पे, वैसे उस टाइम पे हमारे वेदास होते थे, पुराणास होते थे, उपनिषदास होते थे और धर्मशास्त्रास होते थे। यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ आर्यभट्ट, पिनानी, कटियानना एंड पतंजलि। आप लोगों ने इनके नाम तो ज़रूर सुने होंगे, आर्यभट्ट, पिनानी और किसी का नहीं तो पतंजलि का तो सुना ही होगा। देयर राइटिंग्स एंड मेडिकल ट्रीटीज ऑफ चरका, सुश्रुत वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लर्निंग। मतलब कि इनकी ये जो 4-5 ये जो और बाकी सुश्रुता और चरखा जो थे, इनकी जो राइटिंग्स थी, इनकी जो रीडिंग्स थी, मतलब इनकी जो बुक्स थी, इन्होंने जो अपना इन्वेंशन किया था मेडिकल साइंस में और भी बहुत सारी चीज़ों में, वो सब कुछ इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था और वो भी हमारी लर्निंग के सोर्सेज थे। क्या क्या हो गए, वेदा, उपनिषदास वगैरह, और बुक्स इन लोगों के द्वारा लिखी हुई वो वाली बुक्स। डिस्टिंक्शन वॉज also drawn between shastras, learned discipline and kavyas, imaginative। देखो शास्त्रास क्या होते थे, शास्त्रा वो होते थे जिसमें कि क्या डिसिप्लिन सिखाते थे, एंड काव्यास क्या होते थे, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। जैसे कि काव्या मतलब कि जो हमारी अब पोएम्स होती हैं, पोएम्स में क्या होती है, इमेजिनरी होती है और वो क्रिएटिव भी होती है और वो लिटरेचर में होती है। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज इतिहास। देखो हमारे जो सोर्सेज ऑफ लर्निंग थे वो किस किस में डिवाइडेड थे, जैसे कि इतिहास, जैसे कि हिस्ट्री, अनुवांशिकी मतलब लॉजिक रीजनिंग होती है ना, मीमांसा मतलब इंटरप्रिटेशन, मतलब कि पहले से ऐसे इंटरप्रिटेट करना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो वाली चीज़। शिल्प शास्त्र मतलब आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र मतलब पॉलिटी, अभी अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी होती है लेकिन उस टाइम पे अर्थशास्त्र मतलब पॉलिटी होती थी। ओके, वर्ता मतलब एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या मतलब आर्करी। ओके, ये सब चीज़ें जो थी वो हम लोग सीखते थे। फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पॉर्टेंट सर्कुलर एरिया एंड पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रीडा गेम्स। मतलब कि फिज़िकल एजुकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था और लोग किस में पार्टिसिपेट करते थे, क्रीडा में। और क्रीडा का मतलब क्या होता है, जो खेल कूद वाली चीज़ें होती है, गेम्स वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह वो होती हैं। और व्यायामा मतलब एक्सरसाइजेज, धनुर्विद्या मतलब आर्करी फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स सीखने के लिए। मतलब मार्शल मतलब कि वो होती है ना आजकल लाइक डिफेंस सिखाते हैं और मार्शल आर्ट्स वाली वो वाली। ओके, एंड योगा साधना मतलब ट्रेनिंग ऑफ माइंड बॉडी। योगा में हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करते हैं, तो वही चीज़। अमंग अदर्स द गुरुज एंड देयर पीपल्स वर्क The gurus and peoples work consistently together to become proficient in all aspects of learning। मतलब गुरु और जो उनके people मतलब कि उनके जो शिष्य होते थे वो लगातार काम करते थे किसमें, कि हम proficient बन जाए, हम बेस्ट बन जाए अपने काम में। In order to access people's learning हमें मतलब कि ये देखने के लिए कि जो हमारा शिष्य है उसने कितना सीखा है, शास्त्रा मतलब कि लर्न डिबेट्स वर ऑर्गेनाइज, मतलब कि डिबेट्स वगैरह होती थी ये देखने के लिए कि पीपल ने जो है वो हमारे स्टूडेंट है उसने कितना जो है वो पढ़ा है, कितना वो सीखा है। पीपल्स एट एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल। और जो जैसे कि आजकल भी होता है, जैसे कि मतलब अगर कि कोई ज़्यादा सीख जाता है तो वो नए वाले बच्चों को भी सिखाता था।
there also existed the system of peer learning like you have group और peer works. जैसे कि आपके अभी क्लास में होता है कि अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में आ जाता है तो वो बाकी बच्चों को भी समझाता है, तो वैसे ही उस टाइम पे भी होता था. ओके, अब हमने देख लिया है कि हम लोग कहाँ से पढ़ते थे और उसकी उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी. अब हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, द वे ऑफ लाइफ. अब एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसा था, मतलब कि वो लाइफ के साथ साथ ही चलता था. कैसे चलता था? इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड. मतलब कि एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के चलते थे. फॉर्मल वो होता है जैसे आप लोग आए हो स्कूल में पढ़ने के लिए, और इनफॉर्मल वो होता है जैसे कि आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हो. लाइक आप अभी ऐसे फॉर्मल वे में तो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होगे ऐसे डिसिप्लिन के साथ, नहीं ना, तो वो इनफॉर्मल रनिंग हो गई, जो कि हम लोग किसी सिस्टम के थ्रू नहीं सीखते हैं. ओके, इंडिजीनियस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम. शुरू में जो पढ़ाई होती है वो कहाँ पे होती है? घर पे ही की जाती थी. और फिर टेम्पल्स में और पाठशालाज में, टोल्स, चौपादीज एंड गुरुकुल्स. कहाँ पे? गुरुकुल्स में, टेम्पल्स में, चौपादीज में, पाठशालाज में. यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे हम लोग वो करते थे, ओके, पढ़ाई करवाते थे. There were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing precious ways of life. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे बड़े होते थे जो कि छोटे बच्चों को क्या करते थे? गाइड करते थे और उनको सिखाते थे कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए. टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग. टेम्पल्स जो थी वो सेंटर ऑफ लर्निंग होती थी. टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ और एंशिएंट सिस्टम. मतलब कि वो क्या करते थे, मतलब कि जो टेम्पल्स होते थे वो पहले इसी काम में आते थे कि वो हमारी नॉलेज ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को ऐसे प्रमोट करने के लिए, दूर दूर तक फैलाने के लिए. स्टूडेंट्स वेंट टू विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन. स्टूडेंट्स कहाँ पे जाते थे? विहार्स में जाते थे और यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे. किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए. टीचिंग वॉज लार्जली ऑरल. उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि नोट्स बनाओ ये वो. लार्जली जो टीचिंग होती थी वो कैसी होती थी? ओरल होती थी, मतलब बोल के ही पढ़ाया जाता था और वो बस वो रिसाइट करते थे. स्टूडेंट रिमेंबर एंड मेडिकेटेड अपॉन व्हाट दे टॉट इन द क्लास. और स्टूडेंट्स याद रखते थे और वो मेडिटेट करते थे जो चीज़ उनको सिखाई जाती थी क्लास में. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. पहले का एजुकेशन सिस्टम कैसे होता था? आई नो तुमको ऐसे लग रहा होगा काश हमारा भी अब ऐसे ही होता, हमें भी नोट्स नहीं बनाने पड़ते, बट ये बहुत हार्ड होता था तो इसलिए नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है. गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रमास. अब जो गुरुकुल्स थे उस टाइम पे उनको क्या बोलते थे? उनको आश्रमास बोलते थे. आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे रामायण वगैरह में दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम को ऐसे गुरुकुल में लेके जाते हैं, वहाँ पे वो लोग सब कुछ सीखते हैं, आर्करी भी सीखते हैं, है ना, धनुष वगैरह चलाना सीखते हैं. ऐसे ऐसे वह रेजिडेंशियल प्लेसेस. गुरुकुल्स क्या थे? रेजिडेंशियल प्लेसेस थे, जैसे कि ऐसे स्कूल्स जहाँ पे लाइक हॉस्टल वाले स्कूल, बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ लर्निंग. मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस. और बहुत सारे ऐसे गुरुकुल्स थे जो कि सेजेस मतलब साधुओं के नाम के पीछे होते थे. जैसे कि हमारे जो भगवान श्री राम थे वो ऐसे विश्वामित्रा वगैरह वगैरह ये सब होते थे ना, साधु वगैरह, उनके नाम पे गुरुकुल होते थे. सिचुएटेड इन फॉरेस्ट. कहाँ पे होते थे? फॉरेस्ट में होते थे. इन सीनरी एंड पीसफुल सराउंडिंग्स. और इतनी पीसफुल आसपास सराउंडिंग्स होती थी. Hundreds of students used to learn together in gurukuls. सौ हज़ारों बच्चे एक साथ पढ़ते थे. कहाँ पे? गुरुकुल्स में. वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. और अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, मतलब वैदिक पीरियड से पहले वुमेन को भी अलाउ था क्या? पढ़ना. अमॉन्ग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर्स वी फाइंड रेफरेंसेस ऑफ मैत्री, विश्वा ब्रह्मा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, द टू नेम अ फ्यू. अब मतलब कि हम लोग सोचते हैं अब इस टाइम पे ऐसी बातें होती हैं कि लेडीज़ को, वुमेन को पढ़ना अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन
हमारे बहुत सालों पहले, वैदिक इरा से भी पहले हमारे यहाँ पे लेडी स्कॉलर्स होती थी, मतलब लेडीज़ भी पढ़ती थी। और उनके एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे ये नाम है अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, ये सब नाम है लेडीज़ के जो पढ़ती थी। ड्यूरिंग दैट पीरियड द गुरुज एंड देयर शिष्याज लिव टुगेदर हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ। उस टाइम पे गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे अपने दिन के कामों में। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल। उनकी क्या वो रहती थी, उनकी ऐसा वो रहता था कि वो क्या करें, वो सीखें, वो कंप्लीट लर्निंग सीखें, अच्छे से वो लोग सब कुछ सीख जाएं और डिसिप्लिन लाइफ रहे उनकी, और वो रियलाइज़ कर सके कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, लाइक हम किस चीज़ में बेस्ट हैं। इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप बस आप बस पढ़ने में ही बेस्ट हो, आप खेलने में भी बेस्ट हो सकते हो। तो गुरुकुल इसीलिए होते थे कि बच्चों को रियलाइज़ किया जाए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। स्टूडेंट लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल्स। और जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत सालों तक अपने घर से दूर रहते थे, क्या चीज़ अचीव हुआ, उनके गोल्स अचीव करने के लिए। द गुरुकुल्स वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ गुरु एंड शिष्या स्ट्रेंथन विद टाइम। गुरुकुल्स ऐसी जगह थी जहाँ पे गुरु और शिष्य के बीच में जो है वो रिलेशनशिप बढ़ती थी, मतलब कि उनके जो उनका जो संबंध था वो अच्छा होता था। लाइक गुरु और शिष्य, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो शिष्य होते हैं वो गुरु की ही करते थे। वाइल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्ट और डिबेट, law, medicine, etc., the emphasis was not only on outer dimension or discipline but also on enriching inner dimension of the personality। जैसे कि हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आर्ट, डिबेट, लॉ, मेडिसिन, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे भी ऐसी पढ़ाइयाँ होती थी। लेकिन उस टाइम पे बस ये नहीं है कि तुम नॉलेज ले लो और बस जाओ बाहर निकलो। वो लोग सोचते थे कि हमारी इनर पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना चाहिए। वो लोग बस आउटर ऐसे नंबर्स पे ही गौर नहीं करते थे, वो देखते थे कि बच्चा कितना डिसिप्लिन है, कितने मॉरल वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, ये सब कुछ देखते थे। Many monasteries, viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate and discuss with the learned for their quest for knowledge during this period। और इस टाइम के दौरान बहुत सारी monasteries, मतलब बहुत सारे विहाराज में, मतलब बहुत सारे गुरुकुल्स में ऐसे monks और nuns रहती थी। monks कौन होते हैं? साधु होते हैं। जो मेल साधु होते हैं उनको monks बोलते हैं, जो फीमेल साधु होती है उनको nuns बोलते हैं। ये लोग रहते थे, ये लोग क्या करते थे, उधर मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे और डिस्कस करते थे जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं वो सब कुछ। अराउंड दीज विहाराज अदर एजुकेशन सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड विद अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत। और यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि इंडिया के ही लोग पढ़ते थे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और भी अट्रैक्ट होकर आते थे, जैसे चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, जावा, नेपाल, सिलोन, ये सब इतनी कंट्रीज़ के लोग हमारे इंडिया में पढ़ने के लिए आते थे। विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज़, हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ भी थी। द जातका टेल्स अकाउंट्स given by Zhuangzheng and Yinqiang, Chinese scholars as well as other sources tell us that kings and societies took active interest in promoting education। जैसे कि जातका टेल्स किसने लिखी है? ज़ुनजियांग ने लिखी है, जो कि एक ज़ुनजियांग और इंकियांग ने लिखी है, जो कि एक चाइनीज़ स्कॉलर्स थे। वो लोग बताते हैं कि किंग, राजा और सोसाइटी भी एक्टिव इंटरेस्ट लेती थी, किसमें? एजुकेशन सिस्टम में एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी। और वो कैसे करती थी? एज अ रिजल्ट मैनी फेमस एजुकेशन सेंटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। और मतलब कि वो लोग ऐसे अपने रुपए वगैरह देते थे, जिससे कि क्या होता था, बहुत सारे फेमस एजुकेशन सेंटर्स बने। अब कौन कौन से बने? अमॉन्ग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज़ दैट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड वर situated at Takshila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, Odatanampuri and Jagadalla। ओके तो जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे तक्षशिला, नालंदा वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी जो हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ बनी थी उस टाइम पे, तब राजा महाराजाज होते थे, किसकी हेल्प से? सोसाइटी की और किंग की हेल्प से। These universities developed the connection with the
विहारास। और ये यूनिवर्सिटीज़ किसके कनेक्शन डेवलप करती हैं? विहारास से। दोज एट बनारस, नवदीपा, कांची डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स। और ये जो बनारस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब कुछ हैं, ये किससे अपना कनेक्शन बिल्ड करती हैं? टेम्पल से। मतलब देखो, जैसे ऐसा था, जैसे ये तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटीज़ किससे? एक तरफ तो ये विहारास से अपने कनेक्शन बिल्ड कर रही है, एक तरफ ये टेम्पल से अपना कनेक्शन बिल्ड कर रही है। ओके। एंड बिकम सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ द प्लेसेस वेयर दे वर सिचुएटेड। और वो सेंटर बन जाते थे। दीज इंस्टीट्यूशंस कैटरड टू द नीड्स ऑफ एडवांस्ड लेवल एजुकेशन स्टूडेंट्स। मतलब कि ये जो इसमें इंस्टीट्यूशंस होते थे, इसमें एडवांस स्टूडेंट्स पढ़ते थे। सच स्टूडेंट्स जॉइन द सेंटर ऑफ हायर लर्निंग एंड डेवलप देयर नॉलेज बाय म्यूचुअल डिस्कशन एंड डिबेट्स विद रिनॉर्ड स्कॉलर्स। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते थे, वो ऐसे म्यूचुअल डिस्कशन वगैरह करके अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते थे। किसके साथ? स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन वगैरह करके अपनी नॉलेज को बढ़ाते थे। नॉट ओनली there was also occasional summoning by the king to gathering in which the scholars of the country of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views। और ऐसा ही नहीं, occasional meetings भी होती थी। मतलब कि ऐसे जो थे वो राजा आते थे, और राजा जो थे उनके पास बहुत सारी विहारास, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स थे वो आते थे, और वो लोग क्या करते थे? एक दूसरे के साथ डिबेट करते थे और अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते थे। In this section, we will give you glimpses of two universities of ancient period। अब ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग बस 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। These universities were considered among the best center of learning in the world। और ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बेस्ट लर्निंग सेंटर्स हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। These have been recently discovered हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनाइटेड। मतलब कि अब ये भी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की गई हैं, किससे? यूनेस्को से। ओके, तो हमारी पहली यूनिवर्सिटीज़ है कौन सी? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। ओके। इन एंशियंट टाइम तक्षशिला वॉज अ नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग। पुराने ज़माने में तक्षशिला बहुत बड़ा एक सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था, इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग होती थी। एक तो किसकी होती थी? बुद्धिज़्म की होती थी, फॉर सेवरल सेंचुरीज, बहुत सालों तक। इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया के लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में बुद्धिज़्म सीखने आते थे। Until its destruction in 5th century। ये डिस्ट्रैक्ट हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। ये कब ख़त्म हो गई? 5th century में। It was known for its higher education and curriculum comprised and study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science and the 18th century and arts। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, और इसमें बहुत सारे करिकुलम पढ़ाए जाते थे। कब तक? 5th सेंचुरी तक। क्या क्या पढ़ाया जाता था? हमारे मिलिट्री साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉ, स्क्रिप्चर्स और शिल्पशास्त्र, मतलब आर्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह। तक्षशिला बिकम फेमस एज द प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू हिज टीचर्स एंड एक्सपर्टाइज। मतलब कि तक्षशिला इसलिए फेमस था क्योंकि उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कॉलर्स थे, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स थे। अमॉन्ग इट्स नोटेड पीपल्स वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामेटिरियन पाणिनि। पाणिनि कहाँ से पढ़े हुए हैं? तक्षशिला से पढ़े हुए हैं। मतलब पाणिनि जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ के हैं? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के हैं। पाणिनि जो हैं वो बहुत बड़े ऐसे ग्रामेरियन हैं, मतलब कि उन्होंने ग्रामर के बहुत सारे रूल्स वगैरह बनाए हैं। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर। वो किस में एक्सपर्ट थे? ग्रामर और लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। एंड ऑथर्ड वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी है। कौन सा ग्रामर का वर्क है? अष्टाध्यायी, जो किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। पहले तो पाणिनि हो गए, और दूसरे कौन है? जीवाका। जीवाका वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड फिजिशियन। जीवाका क्या थे? पाणिनि क्या थे? ग्रामेरियन थे। पाणिनि मतलब कि उन्होंने ग्रामर की बुक लिखी, कौन सी? अष्टाध्यायी।
ओके। और जो हमारे जीवाका थे वो फिजिशियन थे ऑफ एंशियंट इंडिया। एंड चाणक्य, चाणक्य तो आप लोग जानते हो, कौटिल्य स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। चाणक्य वो अशोका के वो थे ना, स्टेट क्राफ्ट थे, मतलब कि अशोका के कौन थे, लाइक मिनिस्टर थे। ओके, चाणक्य जीविका पाणिनि। ओके, स्टेट क्राफ्ट थे, बहुत स्टडीड है। जीविका जो कि फिजिशियन थे और चाणक्य जो कि स्टेट क्राफ्ट थे, वो दोनों ही कहाँ से पढ़े हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, कोशाला, मगधा एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज स्पाइट ऑफ द लॉन्ग जर्नी एंड टेक। मतलब कि तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है कि वहीं के आसपास के लोग जाते हैं, वहाँ पे वर्ल्ड से भी, पूरे संसार से लोग आते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तक्षशिला वॉज एन एंशियंट इंडियन सिटी विच इज़ नाउ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। मतलब कि पहले इंडियन सिटी थी जो कि अभी कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट है, डिक्लेयर्ड इन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो इंक्लूड की गई। इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज अर्थशास्त्र। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी मानी जाती है जहाँ पे जो हमारे चाणक्य हैं, उन्होंने, जो अशोका के मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड दिस रूइन इन द मिड 19th सेंचुरी। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके जो रूइंस थे, मतलब कि इसके जो भी इसके पत्थर वत्थर थे, वो कब की इसकी खोज की गई, 19th सेंचुरी में इसकी खोज की गई। ओके, रोल ऑफ द टीचर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टीचर का क्या रोल होता है। छोटा ही है, चलो वी विल कंप्लीट इट जल्दी से। रोल ऑफ द टीचर। टीचर्स हैड complete autonomy in all aspects from selection of students and designing this syllabi। मतलब कि टीचर्स क्या करते थे, टीचर के पास पूरी ऑटोनॉमी होती थी किसके ऊपर, कि वो क्या करते थे, वो अपने सिलेबस सेलेक्ट करते थे। व्हेन द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट द कोर्स कंक्लूडेड। तब टीचर को लगता था कि हाँ भाई ये बच्चा पूरा सीख गया है, मतलब पूरा हक किसका होता था, टीचर का होता था। तब टीचर को लगा कि अरे हाँ ये बच्चा तो पूरा सीख गया है, बच्चा तो फुल्ली इंटेलिजेंट हो गया है। तो टीचर क्या करता था, तो टीचर उसको बोल देता था ओके बच्चा आपका हो गया, आपको लो, आपकी डिग्री ले लो। ही वुड एडमिट एज मैनी स्टूडेंट्स एज ही लाइक्ड एंड टॉट व्हाट हिज स्टूडेंट्स वर कीन टू लर्न। वो ऐसे मतलब वो स्टूडेंट्स को ऐसे समझ लेता था कि बच्चे को क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, और वो बच्चे को फिर वही सिखाते थे। डिबेट एंड डिस्कशंस वर द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग। डिबेट और डिस्कशन जो होते थे वो प्राइमरी मेथड होते थे, मतलब बेसिक्स जो होते थे वो डिबेट डिस्कशन होते थे। टीचर्स वर एसिनेटेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट। मतलब टीचर को कौन असिस्ट करता था, उनके जो लाइक सीनियर स्टूडेंट्स जो होते थे वो टीचर को असिस्ट करते थे, लाइक टीचर के अंडर काम करते थे। पहली यूनिवर्सिटी हमारी तक्षशिला हो गई। अब हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा व्हेन ज़ुआंगज़ंग विजिटेड इट वाज कॉल्ड नाला एंड वाज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग एंड वेरियस सब्जेक्ट्स। नालंदा किसने विजिट की, ज़ुआंगज़ंग ने विजिट की। तब ये ज़ुआंगज़ंग ने तब नालंदा विजिट की, तो उसको क्या बोलते थे, नाला बोलते थे। और ये सेंटर था किसका, हायर लर्निंग का सेंटर था। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हमने तक्षशिला में भी देखा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो बस इंडिया से ही नहीं, वो पूरे संसार से स्कॉलर्स को लेती थी, मतलब संसार से उधर बच्चे पढ़ने आते थे। द चाइनीज स्कॉलर्स ईजिंग एंड ज़ांगज़ुंग विजिटेड नालंदा इन 7th सेंचुरी। ज़ांगज़ुंग और इंगजियांग ने कब विजिट की, 7th सेंचुरी में विजिट की नालंदा यूनिवर्सिटी। दे हैव गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा। उन्होंने बहुत सारी लाइक बुक्स लिखी या फिर बहुत सारे लाइक एसेज वगैरह लिखे किसके ऊपर, नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर।
They have noted that as many as 100 discourses happen on the daily basis in the variety of disciplines through the methods of debates and discussions. उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिस्कोर्सेज होते हैं, 100 से ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं डेली बेसिस पे, और डिसिप्लिन कितना मेंटेन रहता है, और डिबेट डिस्कशन से कैसे बच्चे सीखते हैं। ये सब कुछ क्या है, किसने बताया? ज़ुआंगज़ंग और इंजियांग ने। Zhuangzhang himself became a student of Nalanda to study yoga shastra. Zhuangzhang खुद ने क्या सीखा है? नालंदा यूनिवर्सिटी से योगा शास्त्र सीखा है, योगा सीखा है। He has mentioned that Chancellor of Nalanda, Shilabhadra, was the highest living authority in yoga. तो उन्होंने बताया है कि जो शिलाभद्रा हैं, जो कि किसके चांसलर हैं? नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के, वो सबसे बड़े योगा करने वाले हैं, मतलब सबसे अच्छा योगा उनको आता था। द कोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय द नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड अ वाइड रेंज। नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे जो हैं वो कोर्सेज करवाए जाते थे। ऑलमोस्ट द एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल, मतलब कि वहाँ पे जो था वो पूरे जितनी भी नॉलेज होती है वर्ल्ड की, वो सब कुछ कहाँ पे अवेलेबल था? नालंदा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल था। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीज वेदास एंड वर ऑल्सो ट्रेड इन फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स। तो जो भी सब्जेक्ट हमने तक्षशिला में पढ़े वो सब कुछ कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? अपने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाए जाते हैं। अब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये कहाँ पे है? क्योंकि हमारा तक्षशिला कहाँ पे था? पाकिस्तान में था। द एंशियन नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, 5th सेंचुरी से वो सेंटर ऑफ लर्निंग था टू 12th सेंचुरी, मतलब कि जो हमारा तक्षशिला था वो 5th में ख़त्म हो गया था, और ये 5th to 12th सेंचुरी था। ओके, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बिहार में है। अपना बिहार में कौन सी जगह? राजगीर में है, इंडिया में। नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यूनेस्को डिक्लेयर्ड नालंदा विहारा अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज एवेस्टेटेड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइज्ड डायलॉग। उसकी जगह अब नई नालंदा यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। रोल ऑफ कम्युनिटी, पहले हमने देखा रोल ऑफ टीचर क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है। एट द टाइम नॉलेज वॉज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड नो फी वॉज चार्ज। उस टाइम पे जो नॉलेज होती थी वो ऐसे सैक्रेड मानी जाती थी, लाइक सैक्रेड मतलब कि जैसे भगवान माने जाते, पूजी जाती थी नॉलेज, तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगती थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स एजुकेशन वर कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। और जो कम्युनिटी होती थी वो क्या करती थी? डोनेट करती थी, और उस डोनेशन को जो कि एजुकेशन के लिए किया जाता था वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन माना जाता था कि वो सबसे बड़ा डोनेशन है। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सेम फॉर्म ऑफ द अदर, मतलब कि सोसाइटी के हर एक इंसान क्या करता था? कंट्रीब्यूट करता था, किसमें? एजुकेशन में, क्योंकि फ़ीस वगैरह तो थी नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स। कौन कौन फाइनेंशियल सपोर्ट करता था? रिच मर्चेंट्स जो होते थे, मतलब अमीर मर्चेंट होते थे, जो वेल्दी पेरेंट्स होते थे, बहुत अमीर पेरेंट्स होंगे किसी बच्चे के वो, और सोसाइटी। बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स द यूनिवर्सिटी रिसीव गिफ्ट्स ऑफ लैंड, मतलब कि ऐसे बिल्डिंग वगैरह के साथ साथ उनको क्या मिलती थी? लैंड की गिफ्ट भी मिलती थी। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगतदला। बल्कि इस तरीके की जो फ्री एजुकेशन थी वो कहाँ कहाँ मिलती थी? वल्लभी, जगतदला, विक्रमशिला, यहाँ पे भी मिलती थी। एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया, ये तो हमने नॉर्थ इंडिया की बात कर लिया, हम लोग बात करेंगे साउथ ऑफ इंडिया। साउथ ऑफ इंडिया में भी अग्रहाराज सर्व्ड एज सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अग्रहाराज जैसे यहाँ पे कौन थे? विहार थे, ओके, विहाराज थे, यूनिवर्सिटीज़ थी यहाँ पे। ऐसे अग्रहाराज जो थे वो साउथ इंडिया में किसके लिए काम करते थे? एजुकेशन के लिए काम करते थे। साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज घतिका।
एंड ब्रह्मपुरी। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे गुरुकुल होते थे, जैसे वैसे ही साउथ इंडिया में क्या होते थे, गतिका और ब्रह्मपुरी होते थे। द गतिका वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड ऑल स्मॉल इन साइज। गतिका क्या होते थे, गतिका छोटे साइज़ के होते थे और ये सेंटर ऑफ लर्निंग होते थे। एंड अग्रहारा हैज़ बिगर इंस्टीट्यूशंस। गतिका छोटे और अग्रहारा क्या होते थे, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते थे। अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्न ब्राह्मण्स विद its own powers of government and was maintained by generous donations from the society। और ये पूरा सेटलमेंट कौन देखते थे, ब्राह्मण्स देखते थे। और किसके डोनेशन से चलता था, सोसाइटी के डोनेशन से सब कुछ चलता था। टेम्पल्स, मठास, जैन बासादीज एंड बुद्धिस्ट विहारास also existed as other sources of learning। और यहाँ पे क्या था, गतिका, ब्रह्मपुरी और अग्रहारा और ये सब कुछ के साथ साथ यहाँ पे और क्या था, यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह, जैन टेम्पल्स, मठास, बुद्धिस्ट विहारास, ये सब कुछ भी थे जहाँ पे जो थी वो एजुकेशन होती थी, जहाँ पे शिक्षा मिलती थी। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि कैसे कंटिन्यू किया जाए। ओके, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू इन फॉर्म ऑफ आश्रमास। मतलब कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो कंटिन्यू कैसे रहा, आश्रमास की फॉर्म में। इन टेम्पल्स एंड इंडिजीनियस स्कूल्स, टेम्पल्स में और इंडिजीनियस मतलब पुराने ज़माने की स्कूल्स में। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड के टाइम पे मकतबाज एंड मदरसाज बिकेम पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो मकतबाज और मदरसाज और मकतबाज क्या, मुस्लिम एजुकेशन के थे और ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के पार्ट थे। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब कि तब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज नहीं हुआ था, उससे पहले इंडिजीनियस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया। उससे पहले इंडिजीनियस पुराने ज़माने का एजुकेशन सिस्टम बहुत सही चल रहा था। दिस वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम दैट हैज़ टेकन रूट्स अर्लियर। मतलब कि ये जो मकतबाज और मदरसाज हैं ये पहले ही चालू हो गए थे, ये फॉर्मल एजुकेशन के टाइम की तरह से इनका बेस बन गया था। द सिस्टम वॉज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। लेकिन इनमें कैसी शिक्षा दी जाती थी, रिलीजियस और स्पिरिचुअल ही शिक्षा दी जाती थी। टॉल्स एंड बंगाल्स, मतलब बंगाल में टॉल्स, पाठशालाज इन वेस्टर्न इंडिया में पाठशाला, और चतुपदीज इन बिहार में चतुपदीज। सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब कि ऐसे स्कूल्स जो फॉर्मल स्कूल्स थे वो शुरू हो गए थे किनके, अंग्रेज़ों के आने से पहले ही। लोकल सोर्सेज वाई डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन। मतलब कि लोकल सोर्सेज जो थे वो डोनेशन की हेल्प से क्या करते थे, एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। रेफरेंसेज इन टेक्स्ट एंड मेमोराइज इन्फॉर्म दैट विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड एजुकेशन साउथर्न इंडिया। मतलब कि जैसे कि हमें पता चलता है कि जो विलेजर्स होते थे वो भी सपोर्ट करते थे किसको, एजुकेशन को, इन साउथ इंडिया में। ओके, as we understand the ancient education system of India focused on holistic development of the student। जैसा कि हमने अभी तक पूरे में समझा कि हमने क्या समझा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में करता था, वो रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करता था। वो किस पे, कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो है वो डेवलपमेंट हो, बहुत इनर एंड आउटर सेल्फ, मतलब कि हमारे अंदर भी मोरल वैल्यूज़ आएँ और हमारे बाहर से भी जो बॉडी है वो ठीक रहे। दस प्रिपेयरिंग दैम फॉर लाइफ, और उन्हें पूरी की पूरी लाइफ के लिए तैयार किया जाता था एजुकेशन देने के टाइम पे। एजुकेशन वॉज फ्री, एजुकेशन फ्री थी लेकिन बट नॉट सेंट्रलाइज। फ्री थी लेकिन क्या नहीं थी, सेंट्रलाइज नहीं थी। सेंट्रलाइज का मतलब कि एक ही जगह नहीं थी कि यहीं पे स्कूल है और यहीं पे मिलेगा। ऐसे छोटी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे लाइक एजुकेशन मिलती थी। इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन रिच कल्चरल ट्रेडिशन। मतलब कि इसके जो फाउंडेशन थे, इसकी जो शुरुआत थी वो एक बहुत बड़ा लाइक कल्चरल ट्रेडिशन था ऑफ इंडिया, देयर बाय हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हॉलिस्टिकली। ये पूरा का पूरा लाइक कल्चरल ट्रेडिशन था जिसमें कि लोगों ने जो कि शुरू किया, क्यों, जिससे कि हमारे किसी भी इंसान की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके।
Our present day education system has a lot to learn from the ancient education system of India. हमारा जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत कुछ सीखना चाहिए हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम से. Therefore, the stress of being late in connecting learning to the world outside of the school, मतलब कि हमें क्या ऐसे ही ये जो है वो हमारा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होगा, जो कि किससे कि हमारे वर्ल्ड अब पूरी दुनिया से जुड़ पाएंगे हम लोग. Today, educationists recognize the role of importance of multilingual and multicultural education. आजकल जो लोग हैं वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि लाइक मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, बहुत सारी भाषाओं की लाइक नॉलेज, बहुत सारी कल्चरल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जबकि ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से प्रेजेंट था. Thereby connecting the ancient and the traditional knowledge with the contemporary learning. और ऐसे हम लोग क्या चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने ज़माने की लर्निंग्स को और नए ज़माने की लर्निंग्स को. ये हमारा चैप्टर हो गया और आपकी ये वाली बुक कंप्लीट हो गई है. अब हम लोग कल से वो वाली बुक भी पढ़ लेंगे और आप मुझे बता देना कि आपको कैसी लगी. हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. और अगर आपको चाहिए कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, बाय, स्टे ट्यून फॉर मोर.